बिहार की नीतीश सरकार अक्सर ही शराबबंदी कानून को लेकर सवालों में घिरी रहती है। शराबबंदी कानून पर विपक्षी दल तो सवाल उठाते ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है, लेकिन बिहार में शराबबंदी की सफलता भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिसने एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए समय तो काफी हो चुका है, लेकिन शराब की तस्करी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कानून को जितना सख्त किया जाता है, तस्कर उतने ही सतर्क हो जाते हैं और शराब बेचने के नए तरीके खोज लाते हैं, जिसके चलते सवाल उठते हैं नीतीश सरकार पर। प्रदेश में बिना किसी सूझबूझ के नीतीश सरकार ने अचानक से शराबबंदी कानून को लागू कर दिया था, लेकिन इस कानून के मामले में नीतीश सरकार बिल्कुल फेल नजर आती है, क्योंकि राज्य से जहरीली शराब पीकर जान जाने की खबरें भी अक्सर ही आती रहती हैं और सरकार घिरती रहती है। अब इसी बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसने एक बार फिर नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल मार्च के महीने में शराबबंदी को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई थी, जिसके बाद तस्करों ने लग्जरी गाड़ियों से होम डिलीवरी के साथ रसोई गैस में शराब की बोतलों की तस्करी शुरू कर दी, जिसका खुलासा हुआ शराब की बरामदगी से। जानकारी के मुताबिक 31 दिनों में बिहार पुलिस ने 2,98,281 लीटर शराब की बरामदगी की है। बिहार पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो मार्च के 31 दिनों में पुलिस ने 10,604 शराब तस्करों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 2,98,281 लीटर शराब की बरामदगी की है। इसमें 1,39,137 लीटर देशी और 1,59,144 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की है। यानी साफ है, नीतीश सरकार शराब तस्करों पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है और ये राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। पीएम मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के फौरन बाद 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना पेश किया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोड मैप भी तैयार हुए। सरकार ने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन सरकार के सारे दावे झूठे साबित हुए और अब भारत की जीडीपी को लेकर विश्व बैंक ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या कहता है विश्व बैंक का अनुमान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने से लेकर ईंधन तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का सपना महज जुमला ही साबित हुआ और अब विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है उसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है, जबकि जनवरी में उसने अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 8% कर दिया गया है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की घटी जीडीपी ग्रोथ का कारण खपत मांग में सुस्त रिकवरी को माना जा सकता है। जहां एक तरफ भारत का जीडीपी नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहीं सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विश्व बैंक के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और श्रीलंका की ग्रोथ में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जबकि ये दोनों ही देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। विश्व बैंक ने 2022 के लिए उसके ग्रोथ अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है। इसी तरह जून में खत्म होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान के ग्रोथ अनुमान को 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया गया है। अब अगर बात करें भारत की, तो आपको बता दें कि सिर्फ विश्व बैंक ने ही नहीं, दूसरी एजेंसियों ने भी भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। फिच ने पहले 10.3% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब 8.5% कर दिया गया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने पहले भारत के लिए ग्रोथ अनुमान 8.4% रखा था, जिसे अब 7.9% कर दिया गया है। और सिटी ग्रुप और आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 के जुलाई में इकोनॉमी का आकार $2.70 ट्रिलियन पर था। 2020 में ये करीब $2.9 ट्रिलियन पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इकोनॉमी में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर देश की इकोनॉमी की यही ग्रोथ रहती है तो हम 2035-36 के आसपास ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे और शायद इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। खैर, सवाल अभी वही है कि कहाँ हैं अच्छे दिन, कब आएंगे अच्छे दिन। पेट्रोल डीजल पर भले ही एक हफ्ते में कोई बढ़ोतरी ना हुई हो, लेकिन सीएनजी और पीएनजी के दाम बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। आम आदमी की जेब पर सरकार लगातार डाका डाल रही है। कमाई जस की तस है, लेकिन खर्चे बेतहाशा बढ़ रहे हैं।
आज फिर सीएनजी और पीएनजी के दामों में इजाफा कर दिया गया। तो कैसे बिगड़ा महिलाओं की रसोई का बजट और कैसे आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है सरकार, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम से लेकर अजमेर व मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर तक लोगों को जोर का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भले ही पिछले 8 दिनों से राहत है, लेकिन पाइपलाइन के जरिए घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी ने एक बार फिर झटका दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज यानी 14 अप्रैल से पीएनजी के दाम 4 रुपए 25 पैसे प्रति घन मीटर बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने कीमतों में वृद्धि का ऐलान बुधवार रात को ही कर दिया था। पीएनजी के दामों में इजाफे के बाद महिलाओं के घर का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। देश की महिलाओं ने जिस मोदी सरकार पर भरोसा जताया था, आज वो भरोसा टूटता जा रहा है। हर तरफ महंगाई का बोलबाला है। सीएनजी की कीमत में भी आज इजाफा कर दिया गया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 2 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि पीएनजी की नई दर 45 रुपए 86 पैसे SCM हो गई है। सीएनजी की कीमत में इस महीने ये चौथी बढ़ोतरी है। 4 किश्तों में इसकी कीमत 10 रुपए 80 पैसे बढ़ चुकी है। बेलगाम होती महंगाई पर मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। ईंधन के दाम बढ़ते ही खाने पीने की हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। दूध से लेकर दाल चावल तक की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ना देना ये साफ दिखलाता है कि आम आदमी की दिक्कतों से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ चुनाव कैसे जीते जाएं, इस नीति पर ज्यादा फोकस करती है। लेकिन जनता की आंखें कब खुलेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में पिछले दिनों चल रहे सियासी घमासान ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस पूरे घटनाक्रम में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो हार गए और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। और अब पाकिस्तान की सियासत पर शहबाज शरीफ का राज हो गया है, जिसके चलते पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ के पीएम बनने पर भारत में जश्न क्यों हो रहा है? आखिर क्या है इसका कारण? जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हुआ है, इमरान खान की कुर्सी चली गई और जश्न भारत में मनाया जा रहा है ना चौंकाने वाली बात। आखिर शहबाज शरीफ के हाथ में पाकिस्तान की कमान जाने से भारत में खुशी क्यों मनाई जा रही है? इमरान के जाने से क्यों खुश है भारत की जनता? ये सवाल तो उठने ही हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन की खुशी भारत के पंजाब के एक गांव में भी मनाई जा रही है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर गाँव के गुरु घर में अरदास भी की गई। ये गाँव तरन तारन जिले में है, जिसका नाम है जाती उमरा। दरअसल ये गाँव पाकिस्तान के नए बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुश्तैनी गांव है। आजादी से पहले उनका परिवार इसी गांव में रहता था। जाती उमरा गांव पाकिस्तान के लाहौर से तकरीबन 81 किलोमीटर दूर है। आजादी से पहले मियां शहबाज शरीफ व नवाज शरीफ का परिवार यहीं रहता था। आज भी इस गांव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के परदादा मियां मोहम्मद बख्श की कब्र है। इतना ही नहीं, इस पूरे गांव में जो गुरु घर है वो भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पारिवारिक जमीन पर बना हुआ है। गाँव के लोगों का कहना है कि जब भी इस गुरु घर में माथा टेकने लोग आते हैं तो शहबाज शरीफ के परिवार को याद करते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लोगों का तो ये तक दावा है कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर दोनों देशों के बीच के संबंध भी सुधर जाएंगे। अब लोगों के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीएम बनने से पहले शरीफ के तेवरों ने तो कुछ और ही इशारा किया था जब उन्होंने कश्मीर का राग अलापा था। शरीफ ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने का मुद्दा उठाया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देने के साथ साथ हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में लंबे वक्त से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले ईश्वरप्पा खुद ही कानून के घेरे में आ गए हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या मामले में कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर तरफ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदुत्व के लंबरदार के.एस. ईश्वरप्पा अब खुद कानून के घेरे में आ गए हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल के भाई प्रशांत ने ईश्वरप्पा के खिलाफ शिकायत की थी और मंत्री पर आत्महत्या करने के आरोप लगाए थे।
कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने मंगलवार को उडुपी में आत्महत्या कर ली थी। संतोष पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने आत्महत्या के लिए मंत्री को जिम्मेदार बताया है। खबरों की माने तो संतोष पाटिल कुछ दिन पहले लापता हो गए थे और बेलगावी पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनकी मौत के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और मंत्री को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ हफ्ते पहले ही संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के बोलने पर ही अपने गांव में सड़कों के निर्माण में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने मंत्री पर झूठ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया। संतोष पाटिल की मौत पर कांग्रेस ने ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हमने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बारे में सुना। हर कोई जानता है कि ये एक हत्या है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी मौत हुई और इसके जिम्मेदार के.एस. ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिव कुमार ने पाटिल की मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने पाटिल की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक सीएम के रूप में बोम्मई अपने मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। संतोष पाटिल की मौत के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरा राज्य जानता है कि ईश्वरप्पा एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ईश्वरप्पा। के.एस. ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। ईश्वरप्पा अभी कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के तब के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने आलाकमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग भी की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ईश्वरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। एक साल पहले भ्रष्टाचार पर येदियुरप्पा को घेरने वाले ईश्वरप्पा अब खुद कमीशन मांगने के आरोपों और ठेकेदार की सुसाइड के मामले में घिर गए हैं। शिमोगा जिले से आने वाले ईश्वरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम तक रह चुके हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। देश की सर्वोच्च अदालत की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है और इस धांधली में बीजेपी के सफेदपोश नेता भी शामिल है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाले पीएम मोदी क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे? लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने जरूर मोर्चा खोल दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कब होंगे एमसीडी चुनाव, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन तीनों एमसीडी के एकीकरण को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जरूर आमने सामने है। इस बार आपको लगता है कि वो दिल्ली एमसीडी चुनावों में जीत हासिल करेगी, तो वहीं 15 सालों से दिल्ली की एमसीडी पर कब्जा किए हुए बीजेपी फिर से एमसीडी में जीत का सपना सजोए बैठी है। लेकिन इस बार बीजेपी की राह काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप यानी आम आदमी पार्टी ने चुनावों से पहले एमसीडी में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। ये बात आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक बीजेपी शासित नगर निगम सिर्फ 5% जुर्माने की वसूली कर पाती है। इसकी बड़ी वजह बीजेपी पार्षदों का भ्रष्ट होना है। उन्होंने कहा कि भाजपा 14,000 संपत्तियों में से 2300 संपत्तियों से जुर्माना वसूलती है, जिसके कारण एमसीडी 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। साउथ एमसीडी में 8,486 प्रॉपर्टी हैं, जिसके लिए 1,200 करोड़ की वसूली बनती है, लेकिन एमसीडी सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। भाजपा शासित एमसीडी सिर्फ संपत्ति पर लगभग 6,000 करोड़ जुर्माना वसूल सकती है, लेकिन सारा पैसा पार्षदों और नेताओं की जेब में जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि 15 साल के बीजेपी के कुशासन को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट पर भाजपा जनता को जवाब दे कि उसने ये घपलेबाजी क्यों की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चोर दरवाजे से एमसीडी को 1-2 साल और चलाने का तरीका ढूंढ लिया है। ये खत्म होना चाहिए और दिल्ली में जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। अब बीजेपी अपने बचाव में क्या कहती है, ये देखना होगा।
देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि लोगों ने अपने जरूरी खर्चों में भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और जरूरी चीजों की खरीद में भी कटौती कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अब आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि महंगाई किस स्पीड से बढ़कर लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है और क्या कहते हैं आंकड़े। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है और इन कठिन हालात में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के अलावा खाने पीने, कपड़े, पर्सनल केयर, पढ़ाई से लेकर सब कुछ महंगा हो गया है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ा है। खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मार्च में खुदरा महंगाई लगातार तीसरे महीने आरबीआई के काबू से बाहर निकल गई। इसकी सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में खाने पीने की वस्तुओं के दाम में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में खुदरा महंगाई जहां 5.52% और खाद्य महंगाई 4.87% पर थी, जबकि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.95% हो गई। बता दें, खुदरा महंगाई दर का ये आंकड़ा 18 महीने का सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने महंगाई दर को लेकर ये आंकड़ा जारी किया है। खुदरा महंगाई दर 6.95% पर जा पहुंची है, जो आरबीआई की तय की गई अपर लिमिट 6% से ज्यादा है। बता दें, आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट के लिए 6% की ऊपरी लिमिट तय की हुई है। मार्च में सबसे ज्यादा तेजी खाने के तेल और सब्जियों के भाव में आई है। इस महंगाई का असर ये हुआ कि आम जनता ने अपनी जरूरत के सामान खरीदने में भी कटौती कर दी है, जिससे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बिक्री पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये भी है कि चुनावों से पहले जनता को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने महंगाई पर रोक लगा रखी थी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही महंगाई में उछाल आ गया है, जिससे जनता परेशान है। लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार इस मोर्चे पर कोई काम नहीं कर रही है और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्योंकि विपक्ष के आरोपों के मुताबिक सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की जेबें भरने में लगी हुई है और आम जनता की कमर तोड़ रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इस मोर्चे पर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सरकार की नींद कब टूटेगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बना ली है और केजरीवाल ने कमान भगवंत मान को दे दी है। लेकिन सूबे में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसे देख यही माना जा रहा है कि मान केवल कठपुतली है, बल्कि सरकार तो केजरीवाल ही चला रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। बिजली हाफ पानी माफ, यही वादा कर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी उसने जनता के सामने वादों की झड़ी लगाई और सत्ता में आ गई। अब जब सरकार बनी है तो आपके सामने अपने हर वादे को पूरा करने की चुनौती है। इसीलिए वो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने की कोशिश में है, लेकिन इस वादे को अब तक हकीकत बनाकर धरातल पर नहीं उतारा गया है। इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों संग बैठक की, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में सूबे के सीएम और केजरीवाल के करीबी भगवंत मान ही मौजूद नहीं रहे। इसको लेकर दिल्ली के सीएम की खूब आलोचना हो रही है। विपक्ष पंजाब को रिमोट से चलाने का आरोप लगा रहा है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बीते दिन पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ दिल्ली में बैठक करते हुए सीएम भगवंत मान को दरकिनार कर दिया। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजाबारिंग ने कहा कि क्या दिल्ली के लोगों द्वारा पंजाब की कठपुतली सरकार बनाई जाएगी? ये बैठक किस क्षमता और किस मुद्दे पर हुई थी? सीएम साहब इसे सार्वजनिक करें। सर तो झुका ही दिया था, अब माथा भी टेक दिया है क्या? वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार पर तीखे सवालों के तीर छोड़े। उन्होंने पूछा कि आखिर किस ताकत के तहत अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्य सचिव के साथ मीटिंग की। सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं। दिल्ली का सीएम पंजाब के मुख्य सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की मीटिंग कैसे ले सकता है? क्या भगवंत मान ने आपको ये ताकत दी और वो फिर नाम के सीएम है? वहीं विपक्ष के आरोपों के बीच पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अरविंद केजरीवाल का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अगर उन्होंने बैठक की भी है तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अब भले ही आपके नेता डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन मान के बिना बैठक के मुद्दे को विपक्ष इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं देगा। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा फिर से जेल जा सकता है। आशीष की जमानत खारिज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पीड़ितों ने डर जताया है कि आशीष अगर जेल से बाहर रहेगा तो इस मामले के गवाह सुरक्षित नहीं रहेंगे।
कोर्ट का फैसला भले ही अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन गवाहों का डर जरूर सच होता दिख रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू जेल से बाहर है। हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल चुकी है। आशीष की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आशीष को जमानत मिलने के बाद से ही पीड़ित परिवार के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। आशीष पर किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों पर आशीष मिश्र की गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों की जान चली गई थी। इस घटना में कई चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन अब गवाह मुश्किल में दिख रहे हैं और ये मुश्किल 10 मार्च के बाद और बढ़ गई है। 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान डरे हुए हैं। गृह राज्य मंत्री के समर्थक गवाहों का रास्ता रोक लेते हैं, उन्हें धमका रहे हैं और बयानों से पलटने के लिए दबाव बना रहे हैं। एक पीड़ित गवाह हरदीप सिंह ने दावा किया कि मंत्री के समर्थक गवाहों को रोककर ऐलान कर रहे हैं, मोनू भैया बाहर आ गए हैं, यूपी में हमारी सरकार भी फिर से आ गई है, सत्ता हमारी है, तुम सबको सबक सिखाया जाएगा। अगर कोर्ट में गवाही दी तो सीधे गोली मार दी जाएगी। हरदीप सिंह का दावा है कि मंगलवार को वो सड़क पर जा रहे थे, तभी अजय मिश्र समर्थक अचानक से आ गए, उन्हें धमकाया और पिस्टल के बट से हमला करके भाग गए। गवाहों को निशाना बनाने की वारदात से योगी सरकार पर सवालिया निशान लग रहा है। कोर्ट के दखल के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी गवाहों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, तो योगी सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि गवाहों को डराने का कोई काम नहीं किया गया है, सभी गवाहों को सुरक्षा दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब गवाहों को सुरक्षा मिली हुई है तो फिर उन पर हमले कैसे हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी घिरती नजर आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर चुका है। इतना ही नहीं, अब टीएमसी सांसदों ने ही ममता के खिलाफ बगावती रुख अपना लिया है। आखिर क्यों घिरी ममता और किस सांसद ने दिखाए बगावती तेवर, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। 5 अप्रैल को 14 साल की एक नाबालिग लड़की की जान जाने के मामले ने पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद उसकी जान चली गई। ये मामला है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली का। लड़की की जान जाने के बाद पीड़ित परिवार ने चाइल्ड लाइन की मदद ली और 9 अप्रैल को हंसखाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय पंचायत सदस्य समर गोयल के बेटे आरोपी ब्रिज गोपाल गोयल को गिरफ्तार किया गया। उसे यौन अपराधी से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित किया गया और मामले में जांच जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विवादित बयानों के चलते विपक्ष के साथ साथ अपने ही सांसदों के निशाने पर आ गई हैं। ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, एक पार्टी सांसद के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मैं ऐसी घटनाओं के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे खबर मिली है कि एक आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, तो जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर हम क्यों आए? महुआ मोइत्रा का ये बयान तब आया जब वो नाबालिग पीड़िता के आवास पर जाकर उसके परिवार के सदस्यों से मिली। दरअसल इस घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या लड़की के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था या उसके प्रेम संबंध थे, जिससे वो गर्भवती हुई। ममता ने कहा था, आप कैसे जानते हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया था? पुलिस अभी तक मौत के कारण का पता नहीं लगा पाई है। मैंने उनसे पूछा था क्या वो गर्भवती थी या प्रेम संबंध था या बीमार थी। अब सीएम ममता बनर्जी के बयानों पर बवाल खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। रेखा शर्मा ने कहा, घटना पर सीएम ममता बनर्जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला होने के नाते उन्हें दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने पीड़िता पर उंगली उठाई, ये गलत था। ऐसे में अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या सफाई पेश करती हैं और इस मामले को कैसे संभाल पाती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के लिए आवाज तेज होती जा रही है। हालांकि तीसरे मोर्चे को लेकर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुहिम शुरू की थी, लेकिन उनकी शर्तों को देखते हुए कोई उनके साथ नहीं आया। लेकिन अब एक बार फिर तीसरे मोर्चे की आवाज उठी है और इस बार इसका जिक्र किया है एनसीपी चीफ शरद पवार ने, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बड़ी बात कही है। क्या कहना है शरद पवार का, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में।
देश में जैसे जैसे मोदी सरकार की मनमानी बढ़ रही है, सरकार विरोधी माहौल भी उतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए अब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना चुके हैं। ऐसे में बार बार तीसरे मोर्चे का जिक्र भी हो रहा है। खासकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कई बार तीसरे मोर्चे का जिक्र कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसके लिए कई राज्यों का दौरा भी किया था, लेकिन उनकी शर्तों के चलते बात बन नहीं पाई, क्योंकि वो कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की बात करती हैं और खुद उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। और विपक्षी दलों का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। अब इसी बीच एक बार फिर तीसरे मोर्चा बनाने की बात उठने लगी है और उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। शरद पवार ने आगे कहा, कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की राजनीति में अहम योगदान है। सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी। इतना ही नहीं, शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे को नसीहत भी दी। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी दी है। मनसे की इस चेतावनी को लेकर शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। यानी शरद पवार ने अपने बयान से मोदी सरकार की मुद्दों से भटकाने वाली नीति पर निशाना साधा। वहीं तीसरे मोर्चे की बात करें तो देश में लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। ऐसे में कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकता, ना ही उसकी जगह आ सकता है। खैर, अब शरद पवार ने तो अपना सुझाव दे दिया है। अब दूसरे दलों को ये कब समझ में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कोई नसीहत नहीं दे रहे, बल्कि हमने उनको उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी को याद दिलाया है जो वो भूल चुके हैं। ये जो आरएन जुलूस जो निकाले गए पूरे देश में, और उस जुलूस में हर जगह पर वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, जहाँ जहाँ ये आरएन का जुलूस गया, प्रोसेशन गया, वहाँ पर वायलेंस हुआ। तो वहाँ की सरकारें सरासर नाकाम साबित हुई उस वायलेंस को रोकने के लिए। और क्यों सरासर नाकाम साबित हुई? बल्कि वो सरकारें खुद, जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि ये तो जो गड़बड़ हुई वो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस था, स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है। और आप दंगाइयों को दंगा करने से रोक नहीं सकते। परमिशन जुलूस का देने वाली सरकार, जब आप परमिशन दे रहे हैं तो जिम्मेदारी बीजेपी और जो वहाँ की सरकार है उनकी होनी चाहिए कि कोई वायलेंस ना हो। तो जो भी वायलेंस हुआ आरएन यात्रा या जुलूस में, वो स्टेट कॉम्पल्सिट वायलेंस है। और दूसरी बात यह है कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भाई आप? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा, इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ़ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को, 70 साल के महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश की पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है फिर? घर जलाए जाते हैं, वहाँ पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट? आप पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है, गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहाँ पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग
स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहां करो, वहां करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए, सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है, बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई, आप बताइए, कैसे लगाते हैं? कोई भी इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब नहीं है मुसलमानों के रहनुमा। अखिलेश नफरत करते हैं मुस्लिम समाज से। अखिलेश यादव पर उनकी पार्टी के नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि जिन मुसलमानों के वोट के बलबूते पर सपा यूपी में मजबूत विपक्षी पार्टी बनी है, अब वही अल्पसंख्यक समाज अखिलेश को फूटी आंख नहीं भा रहा है। इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को लेकर कह दी है बड़ी बात। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुसलमानों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों से तंग आकर पूरे मुस्लिम समाज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भरोसा जताया था। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम वोट की बदौलत आज सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन शायद मुसलमानों ने अखिलेश पर भरोसा करके एक गलती कर दी है। ये कहना है मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम का। सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने की नसीहत दी है और कहा है कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी फर्क है। अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न सिर्फ परहेज है बल्कि नफरत है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। मौलाना ने आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को जल्द सपा छोड़ने का मशवरा दिया है। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में राजनीतिक हालात अब काफी हद तक बदल चुके हैं, इसलिए मुसलमानों को दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्हें ना तो किसी पार्टी से ज्यादा जुड़ाव दिखाना चाहिए और ना ही किसी पार्टी का इतना विरोध करें कि बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी फर्क आ चुका है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया है, उनको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है। उन्हें दाढ़ी, कुर्ता और टोपी वाले मुसलमानों से परहेज है बल्कि नफरत है। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि जो वैकल्पिक पार्टियां हैं उन पर विचार करना चाहिए। सपा में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं की नाराजगी के सवाल पर रिजवी ने कहा, आजम खान और बर्क आज कह रहे हैं कि अखिलेश मुसलमानों के हितैषी नहीं है। मैं तो 5 महीने से ये बात कह रहा हूँ, चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी, तब इन्हें समझ नहीं आ रहा था। आज समझ में आया है तो पहली फुर्सत में सपा छोड़ देनी चाहिए। अगर मुस्लिम नेता सपा से किनारा करते हैं तो ये सपा के लिए बड़ा संकट हो सकता है, लेकिन अब तक इस मामले पर अखिलेश की खामोशी भी कई सवाल खड़े करती है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता के सपने देख रही आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब बीजेपी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर राज्य में आपके कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद आपने अपनी हिमाचल इकाई को भंग कर दिया। हिमाचल चुनाव की इस बिसात पर अब आपने ऐसी चाल चल दी है जिससे बीजेपी भी तिल मिला गई है। तो कैसे आपने लगाई बीजेपी में सेंध, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वो धुलाई हुई है जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगी। ये धुलाई की है बीजेपी ने। हिमाचल में सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को इस राज्य में पैर नहीं पसारने देगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा अध्यक्ष ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी यूनिट ही भंग कर दी थी। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमेल धीमान को पार्टी ज्वाइन कराई है। वो हिमाचल बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे। बुधवार को दिल्ली में सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में हरमेल धीमान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि हरमेल धीमान हिमाचल बीजेपी में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग करा के एक मैसेज जरूर दे दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रमुख ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष संगीता, सोशल मीडिया उपाध्यक्ष आशीष कुमार और DK त्यागी बीजेपी में शामिल हुए थे
और उससे पहले 8 अप्रैल को भी बीजेपी ने आपको बड़ा झटका देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी को ही तोड़ लिया था। ये कितना बड़ा झटका था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने इसके बाद अपनी हिमाचल यूनिट को ही भंग कर दिया था। हिमाचल में इसी साल नवंबर में गुजरात के साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। उसे उम्मीद है कि पंजाब में जैसे उसे बड़ी सफलता मिली है, वैसे ही हिमाचल में भी उसकी लॉटरी